गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर का नाम है वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो 12th क्लास के जो तीन चैप्टर्स हैं वो तीन चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो एक होता है हम लोग को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दूसरा होता है हम लोग को पॉलीमर्स, और ये जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स। ये तीन चैप्टर हम लोगों को ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से इसका फुल में फुल मार्क्स इसमें उठा सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। बाकी का जो चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऐसे तीन यहाँ पे चैप्टर बनाए गए हैं जिसमें आप सिर्फ थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं और उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका तीनों में जितना फुल मार्क्स का पूछा जाता है उतना आपका पूरा सिक्योर हो जाएगा। इसी चलते सबसे पहले आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंप्लीट कीजिए, पॉलीमर्स को कंप्लीट कीजिए, फिर अब आइए इसमें बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। और जो बच्चे हमसे यहाँ पे नए नए जुड़े होंगे उसको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल में क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज जितने भी हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया गया था, टर्म 1 एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया गया था, तो सभी को हम लोग चैप्टर्स को एक एक करके बारीकी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोग पूरे चैप्टर्स को अच्छा तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर जितना हम लोग को लंबा है सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले नहीं है। हम लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और हम लोग को अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग किस आधार से यहाँ पे प्रिपरेशन करें जिससे हम लोग को फुल में फुल मार्क्स आ सके, बात समझ में आए? तो इसी वजह से सिर्फ हम लोग वही सब टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने के ज्यादा चांसेस है, बात समझ में आए? तो बाकी जितना हम लोग को टॉपिक्स बच जाएगा उसे हम लोग छोड़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उनसे हम लोगों का ना ही क्वेश्चंस आएगा और ना ही कभी आता था, बात समझ में आए? तो वो सारे चैप्टर को जितने भी हम लोग वहाँ पे टॉपिक्स रहेंगे वो सारे चीजें हम लोग एग्जाम के बाद भी उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को जो मेन मोटिव है वो हम लोग को करना है क्या चीज, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग को टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसे हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हम लोग को बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को यहाँ पे टच करने वाले हैं और जितने भी टॉपिक्स होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप क्वेश्चन बैंक में देखें या तो फिर मॉडल पेपर में देखें, बात समझ में? तो सभी चीज में आपको वह चैप्टर से वह टॉपिक से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वही सारा चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस इसी चलते कर रहे हैं क्योंकि मान के चलिए मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो सारे स्टूडेंट्स अपना सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे? अगर उन्हें डायरेक्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है, गेस किया जाता है, तो वो भी उनको अच्छा तरीके से डील नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें और टेंशन हो जाएगा। एक तो हम लोग को उसका जो चैप्टर रहेगा वो तो कंप्लीट रहेगा ही नहीं, साथ ही साथ वो अगर वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड भी करने जाएंगे तो उनसे बनेगा नहीं। तो इसी वजह से सबसे पहले हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वन शॉट वीडियोस में ही क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मेन मेन जो टॉपिक है आपको एग्जाम में के लिए जो पढ़ना है उसको आप अच्छा तरीका से अभी भी सीख सकते हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन पूरा करते जाइए और अपना बोर्ड एग्जाम का पूरा 100% प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा और आपको कहीं भी किसी तरह का परेशानी नहीं होगी। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको हंसते खेलते आप क्या कीजिएगा, उसको बना करके निकल जाएंगे, बात समझ में? तो इसी वजह से हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरा जो चैप्टर्स है सभी को हम लोग यहाँ पे, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल में नए आए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे बने हुए रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम का पूरा तैयारी करवाया जा रहा है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोग को लेक्चर में जो मेन मोटिव है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें आखिर हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक को मेन यहाँ पे कवर करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग चार टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। एक टॉपिक जो फर्स्ट में है वो हम लोग को है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे, इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। उसके बाद जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। अगर हम लोग फुल चैप्टर्स को पढ़ते तो अभी इसमें हम लोग को
एंजाइम, इस सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। और इन लोग के जो बीच में भी हम लोग को जो कुछ कुछ टॉपिक्स आता है उन लोग को भी हम लोग यहाँ पे इग्नोर करना होता है। लेकिन अभी जो हम लोग को क्या है मेन मोटिव, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और विटामिन को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इससे भी जो छोटा छोटा जो टॉपिक्स कुछ कुछ आता है जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ते हुए चले जाएंगे। जो हमके हमारे एग्जाम पे यहाँ पे पूछा जाता है वैसा ही हम लोग टॉपिक्स को सिर्फ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका फुल में फुल मार्क्स यहाँ पे आएगा। चलिए, बस आप अपनी तरह से खूब मन लगा करके पढ़ते जाइए, बाकी तो आपका रिजल्ट पूरा 100% यहाँ पे दिया ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग को चैप्टर का नाम ही है बायोमोलिक्यूल्स, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ठीक है। उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ पे जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस which build up living organism and required for their growth and maintenance। तो बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स एक हम लोग को क्या है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है हम लोग को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो वो हम लोग को लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी में वो क्या होता है, बिल्डअप होता है, ठीक है। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हम लोग को कहाँ होता है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी में वो क्या होता है, बिल्डअप होता है। और वो हम लोग को रिक्वायर्ड होता है क्या चीज करने के लिए, तो जो बॉडी का ग्रोथ होता है या फिर उसको जो मेंटेनेंस रखने के लिए जो हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, वही सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बात समझ में? तो बायोमोलिक्यूल्स कुछ है नहीं, वो हम लोग को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कि जरूरत होता है ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। बात समझ में? चलिए, तो जैसा कि बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ पे जो एग्जांपल देखेंगे वो हो जाता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट। आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है कि नहीं। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एंजाइम हो गया, विटामिन हो गए, तो ये सारा चीज आपका क्या है, बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे सभी चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ एंजाइम को छोड़ करके। पहले हम लोगों को एंजाइम से क्वेश्चंस भी आता था, लेकिन हम लोगों के सिलेबस से ये चीज हम लोग को हटा दिया गया। चलिए, तो अभी आपको समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो अभी सबसे पहले फिर हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोला जाता है, सैकराइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैकराइड्स। बात समझ में? चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट आखिर होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और क्या होता है, तो कंपाउंड विच गिव सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम लोग को क्या होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। बात समझ में? जो कि हम लोग को क्या होता है, उसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम लोग को कुछ हम लोग को क्या मिलता है, वहां से कंपाउंड वहां से निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग वहां पे कार्बोहाइड्रेट को वहां पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है, स्टार्च मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है, राइबोज मिलता है और इसी तरह का बहुत सारा चीज हम लोग को मिलता है। बस में, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर सैकराइड होता है वो क्या होता है, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। बात समझ में? तो ये हम लोग को अगर यहाँ पे हम लोग को अगर पूरा विस्तार पूर्वक से ये चैप्टर को हम लोग पढ़ते तो वहां पर हम लोग पूरा ऑप्टिकली और इनएक्टिव और एक्टिव के बारे में हम लोग पूरा अच्छा तरीका से डिस्क्राइब करते। लेकिन हम लोगों के पास बहुत कम समय मिला है, तो इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक को मतलब पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस उतना हम लोग जरूर जानेंगे जितना हम लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। बात समझ में? तो चलिए, तो हम लोग उतना ही यहाँ पे डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अगर उसके अंदर हम लोग घुसेंगे तो आपको पता भी होगा कि जो बायोमोलिक्यूल्स है सिर्फ कहने का है कि छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर इसमें पूरा घुसा जाए तो इसके अंदर बहुत सारा चीज हम लोग को बताना पड़ता है। तो हम लोग उतना विस्तार पूर्वक से नहीं जाएंगे, हम लोग उतना जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। लेकिन पूरा बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग को पूरा विस्तार से चैप्टर को समझना पड़ता है। बात समझ में? तो चलिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपको समझ में आ गया कि वो हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और उसमें हम लोग को क्या होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। बात समझ में? चलिए, और जो कि उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को कुछ हम लोग वहां से कंपाउंड मिलता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, राइबोस हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड वहां से हम लोग को मिलते हैं उनके
हाइड्रोलाइसिस करने से। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। चलिए अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन को पूरा वर्णन करने के लिए, बात समझ में, हो सकता है 3 नंबर में पूछ दे। तो जब भी आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बोला जाएगा तो आपको यहाँ पे जितने भी उसका क्लासिफाई किया गया है, जिस जिस बेसिस पे उसको हाइड्रो मतलब कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पे बांटा गया है, वो सारे चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिल पाएगा। जैसा कि आपको मॉडल सेट शायद 2 या 3 में पूछा गया था आपको यही चीज क्वेश्चन कि आप वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को पूरा उसका जो क्लासिफिकेशन है उसी को वहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था। तो आपको पूरा वहाँ पे आंसर बताया गया था, वही चीज यहाँ पर भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो जो उसका क्लासिफिकेशन जो कराया गया है कार्बोहाइड्रेट का, उसको कौन कौन सा बेसिस पे, उसको किस किस आधार पे उसको कराया गया है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया, उसको हम लोग यहाँ पे वर्णन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके हाइड्रोलाइसिस के आधार पर क्या किया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के आधार पर आखिर कौन कौन सा चीज में उसको हम लोग क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के रूप में जो उसको क्लासिफाई किया गया है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग को है मोनोसैकराइड्स। क्या चीज किया गया है, मोनोसैकराइड्स। अब ये जो मोनो का मतलब है आपको समझ में आया होगा कि मोनो का कहने का मतलब है एक, क्या चीज, एक, और सैकराइड्स, सैकराइड्स को ही आप तो बोल रहे थे ऊपर कार्बोहाइड्रेट, अभी अभी ना पढ़े वहां पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैकराइड्स बोलते हैं। तो आपको कभी घबराइएगा नहीं कि सैकराइड्स लिखा है तो वो नया चीज है, आपको वहां पे पता चलना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे सैकराइड्स भी बोलते हैं, उसी का नाम है, ठीक है ना। तो इसी चलते यहाँ पर जो हम लोग मोनोसैकराइड्स लिखे हैं, तो यहाँ पर आप सैकराइड्स का मतलब यही समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो का मतलब एक और सैकराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, बात समझ में। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस के आधार पर उसको हम लोग डिस्क्राइब यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल और स्मॉल कंपाउंड। इसका कहने का मतलब क्या है कि वैसा हम लोग को कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग अगर हाइड्रोलाइसिस भी कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है उससे, तो उससे हम लोग को किसी तरह के मतलब कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग अगर हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे तो हम लोग को कोई नया चीज बनेगा नहीं, मतलब कि जो है वही हम लोग को रह जाएगा। मतलब वो हम लोग को जो होता है वो सिंपलेस्ट हाइड्रो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रहता है हम लोग। कुल मिला के बोला जाए तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद उसको सिंपल पार्ट में उसको या सिंपल कंपाउंड में उसको नहीं डिवाइड किया जा सकता है, तो वैसे जो सैकराइड्स होते हैं, वैसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। अगर हम लोग ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस भी कर देते हैं तब भी हम लोग को ग्लूकोज से ग्लूकोज ही रहेगा, कोई हम लोग को नया चीज यहाँ पे बनेगा नहीं। उसी तरह से अगर फ्रुक्टोज को भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो इससे भी हम लोग को क्या रहेगा, कुछ हम लोग को निर्माण नहीं होगा, मतलब कि जो फ्रुक्टोज रहेगा वही रह जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करना संभव ही नहीं है, बस में। तो यही जो हम लोग को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है ये हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इससे और किसी तरह का सिंपल में हम लोग इसको पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स, बात समझ में। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओलिगोसैकराइड्स। यहाँ पर देख रहे हैं अगर इसको हाइड्रोलाइसिस भी कर देते हैं मोनोसैकराइड्स को तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो कंपाउंड मिलता है वो कितना मिलता है, सिर्फ एक ही मिलता। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे ओलिगोसैकराइड्स में जाते हैं तो ओलिगो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ओलिगोसैकराइड्स, तो ओलिगो का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब जो होता है, इसका कहने का मतलब है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा सैकराइड्स जिसको अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी कर देंगे तो वो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, तो वहां पे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, नया नया हम लोग को वहां पे कंपाउंड का निर्माण होगा हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। लेकिन वो जो हम लोग को रहेगा वो हम लोग को उसमें भी एक रेंज होता है कि अगर हम लोग को कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड्स को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें जो हम लोग को नया कंपाउंड जो बनेगा उसका जो बनने का जो वहां पे रेंज रहेगा वो हम लोग को 2 से लेकर के 10 के बीच में रहेगा। मतलब कि मान के चलिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट ले लिए, उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा नया नया जो उत्पन्न होगा हम लोग को वहां पे कंपाउंड बनेगा, वो हम लोग को 2 से ज्यादा बन सकता है और 10 तक हम लोग को बन सकता है, मतलब 2 से लेकर के 10 तक के वहां तक हम लोग को बन सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे ओलिगोसैकराइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ क्या चाहिए, तो द कार्बोहाइड्रेट
विच गिव 2 to 10 मोनोसैकराइड्स मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स। ठीक है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिस जिस जो हम लोग को क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, तो 2 से लेकर के 10 तक के हम लोग को क्या मिलता है, मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल वहां पे मिलता है। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। अब ये मोनोसैकराइड यहाँ पे यूज किया गया क्यों किया गया है, तो मोनोसैकराइड का कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 10 तक हम लोग को क्या मिलेगा, मोनोसैकराइड्स यहाँ पे मिलेगा। तो वैसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं माल्टोज को, क्या चीज, माल्टोज को। तो माल्टोज को जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, तो माल्टोज को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो हम लोग को मिलता है, वो हम लोग को ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। मतलब कि यहाँ पे अगर माल्टोज को यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग को कितना था, एक कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन इसी को हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए तो हम लोग को कितना मिल गया, तो हम लोग को 2 यहाँ पे ग्लूकोज हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना रेंज में आया, तो 2 से 10 के बीच में आया। तो इसी चलते ये किस में आ जाएगा, तो ये हम लोग को ओलिगोसैकराइड्स के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ही रहता, जैसे कि यहाँ पे माल्टोज था, यहाँ पर भी एक ही चीज रहता मान के चलिए, तो वो हम लोग को क्या हो जाता, तो वो हम लोग वहां पे मोनोसैकराइड्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया, मतलब 2 से लेकर के 10 के बीच में रेंज में आया। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकराइड्स बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि शुगर को, क्या चीज, शुगर को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उससे जो मिलता है वो हम लोग को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 10 के बीच में हम लोग को रेंज में है कि नहीं। चलिए, फिर उसी तरह से अगर लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उससे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, जो हम लोग को कंपाउंड बनता है, वो हम लोग को ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यही ओलिगोसैकराइड्स का यहाँ पे एग्जांपल है ये सब। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 से लेकर के 10 के बीच में हम लोग को क्या हो रहा है, वहां पर हाइड्रोलाइसिस करने पर वहां पे प्रोडक्ट हम लोग को बन रहा है, कंपाउंड बन रहे हैं। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ओलिगोसैकराइड्स तो एक हम लोग को ग्रुप का नाम हो गया है कि नहीं, कि वहां पर हम लोग को क्या रहेगा, 2 से लेकर के 10 तक के बीच में अगर हम लोग को कोई कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, तो उस वो जो हम लोग को कंपाउंड्स रहेगा, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकराइड्स बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर भी हो जाएगा, हम लोग को मान के चलिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे और 2 कंपाउंड बना, हो सकता है हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 4 कंपाउंड बना, हो सकता है 9 बना, तो उस तरह से 10 तक का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आखिर 2 गो बनेगा तो 2 गो वाला का क्या बोलेंगे, 3 गो अगर बनेगा प्रोडक्ट जो हम लोग को कंपाउंड, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकराइड्स को। तो उसी तरह से हम लोग को वहां पे डिवाइड किया गया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या चाहिए, नाउ ओलिगोसैकराइड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, जैसे कि डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स का कहने का मतलब क्या है, कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि कितना हम लोग को वहां पे प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोलाइसिस करने पर, तो हम लोग को 2 वहां पे सैकराइड्स हम लोग को मिलेगा, 2 गो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वहां पे बनेगा। तो वैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड्स बोलेंगे वहां पर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 मोनोसैकराइड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड डाइसैकराइड्स। तो जैसे कि हम लोग सुक्रोज कर लेते हैं, अगर हम लोग सुक्रोज को यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है, नया नया जो कंपाउंड बनता है, वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। तो यहाँ पे कितना बना, हम लोग को 2 चीज यहाँ पे कंपाउंड बना, तो 2 कंपाउंड बना, तो इसका जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ओलिगोसैकराइड्स के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाइसैकराइड। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कितना कंपाउंड बन रहा है, तो 2 बन रहा है, तो 2 कार्बोहाइड्रेट बना, तो इसी चलते इसको क्या बोल रहे हैं, डाइसैकराइड। तो इसी चलते हम लोग क्या हो सकता है, 3 गो के लिए हो सकता है, 4 गो के लिए हो सकता है, इसी तरह हम लोग को 10 तक के लिए हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग ओलिगोसैकराइड्स का जो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड बनता है, वो हम लोग को 2 से लेकर के 10 तक का बनता है। तो 2 के लिए भी जैसे क्लासीफाई यहाँ पे करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसी तरह से 10 तक के भी हो सकता था, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में आता है, जो हम लोग को पढ़ना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 के लिए पढ़ते हैं। क्या चीज, 2 के लिए। तो यहाँ पे समझ गए कि ओलिगोसैकराइड्स होता क्या है। तो जब भी ओलिगोसैकराइड्स का यहाँ पे डिफिनेशन पूछेगा, तो इसका आप अच्छा तरीके से लिख दीजिएगा कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो उसमें मॉलिक्यूल बनता है, वो कितना होता है, तो 2 से लेकर के 10 तक के बीच में हम लोग को वहां पे रहता है। तो वैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड वहां पे बोलते हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिएगा। और आपको यहाँ पे ओलिगोसैकराइड्स के जितने टाइप होते हैं, जो कि 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, उसी तरह 10 तक के लिए पढ़ते हैं, तो उसी में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करते हैं, तो सिर्फ डाइसैकराइड्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें, ओलिगोसैकराइड्स को भी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लिए। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग को यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट था, उसको जो हाइड्रोलाइसिस किए, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अगर किसी तरह का कोई टूटा नहीं, मतलब एक का एक ही रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मोनोसैकराइड। और अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस किया और वहां से 2 से लेकर के 10 तक के अगर प्रोडक्ट बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोले, ओलिगोसैकराइड बोले। और मान के चलिए 10 से अगर ज्यादा बन गया, तो
हो सकता है 11 बन जाए, 22 बन जाए, हो सकता है 1000 बन जाए, 100 बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसको अगर 2 से लेकर के 10 तक, मतलब लास्ट कहां तक देखें हम लोग? 10 तक। अगर 10 से अगर 11 भी हो जाएगा तो उस तरह के रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। इसका देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द कार्बोहाइड्रेट्स which give a number of monomer मोलिक्यूल, जिसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स भी बोलते हैं, अपॉन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। बात समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए स्टार्च को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इससे हम लोग को बहुत सारा हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। कितना मिलता है? बहुत सारा। तो बहुत सारा मिलता है मतलब कि 10 से हम लोग को क्या होता है? ज्यादा ही मिलता है। तो 10 से ज्यादा हम लोग को मिलेगा हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कंपाउंड, तो उसको हम लोग किस में गिनती में ले आएंगे? हम लोग पॉलीसैकेराइड्स में उसको ले लाएंगे। अगर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? तो मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अगर 2 से लेकर के 10 तक के अगर हम लोग वहां पे प्रोडक्ट बनता है, अगर कंपाउंड बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे। बात समझ में? और उसमें से भी अगर 2 ही प्रोडक्ट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स। उसी तरह बहुत सारा पढ़ना था, लेकिन हम लोग को डाइसैकेराइड्स को ही सिर्फ पढ़ना है और बाकी सबको किसके अंदर कर देंगे? उसमें ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 10 से अगर ज्यादा का रेंज में अगर आ जाता है तो वैसे सैकेराइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो यही था हम लोग को क्या चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग क्लासिफाई किए हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, तो उसको हम लोग क्या देखें यहाँ पे? 3 टाइप का। एक देखें मोनोसैकेराइड्स, दूसरा देखें हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा क्या देखें हम लोग? मतलब कि वहां पे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को देखें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोलाइसिस के आधार पर क्या किए? तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा किसके बेसिस पे? तो हम लोग उसके टेस्ट के आधार पर क्या किए? क्लासिफाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के आधार पर यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है। तो टेस्ट के आधार पर कितने में? तो 2 तरह से। एक होता है हम लोग को शुगर और दूसरा होता है नन शुगर। तो यहाँ पर देखते हैं शुगर में क्या होता है और नन शुगर में आखिर होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं शुगर में, द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टेस्ट में कैसा रहे? तो हम लोग को मीठा रहे। क्या रहे? मीठा रहे। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। और वो जो हम लोग को होता है शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग को मीठा रहता है, वो हम लोग को क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल भी होता है। ठीक है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। और फिर जैसा कि उसका एग्जांपल में ग्लूकोज हो गया, अगर ग्लूकोज को अगर आप चाट के देखेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो भी हम लोग को मीठा मिलेगा। फ्रुक्टोज को भी देखिए तो वो भी मीठा रहता है। राइबोज को देखिएगा तो वो भी हम लोग को क्या रहता है? मीठापन में रहता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो हम लोग को क्या चीज रहता है? शुगर का होता है। ठीक है, शुगर का ये एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नन शुगर। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे क्या था? टेस्ट हम लोग को यहाँ पे मीठापन था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा? अगर नन शुगर है तो इसका मतलब शुगर रहेगा तो मीठा, और अगर नन शुगर कहने का मतलब उसमें मीठा ही नहीं रहेगा। और अगर मीठा नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? स्वाद उसमें तो रहेगा ही नहीं, मतलब टेस्टलेस रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर टेस्टलेस एंड इनसोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड नन शुगर। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्टलेस होते हैं, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है और वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नन शुगर बोलते हैं। जैसा कि हम लोग उसका एग्जांपल में स्टार्च को ले लेते हैं। अगर स्टार्च को आप चाट के देखेंगे तो वो कैसा रहता है हम लोग को? तो किसी तरह का उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहता है, मतलब वो टेस्टलेस होता है। और इसको अगर पानी में अगर घुलाने की कोशिश करेंगे तो स्टार्च कभी घुलेगा भी नहीं। अगर उसी तरह से सेल्यूलोज को ले लेते हैं तो सेल्यूलोज जो रहता है वो भी हम लोग को टेस्टलेस होता है और ये भी हम लोग को सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में। अगर वहां पे देख सकते हैं आप अपना दैनिक जीवन में भी कि ग्लूकोज को अगर आप पानी में मिला देते हैं, अरे यार ग्लूकोज के बारे में नहीं जान रहे हैं आप लोग? गर्मी का दिन आ रहा है, आप तो यूज ही करोगे। तो ग्लूकोज का अगर वाटर में अगर मिलाओगे भी तो वो क्या होता है? पूरा घुल जाता है। तो इसी चलते ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल भी होता है और इसका स्वाद भी होता है मीठा। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखें जो कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग क्लासिफाई किए, पहला हम लोग देखे उसका हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट के आधार पर। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे, तीसरा किसके आधार पर देख रहे हैं? तो उसके नेचर पे। क्या चाहिए? उसके नेचर के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है। तो नेचर के आधार पर भी देख रहे हैं हम लोग। क्या चीज देखेंगे यहाँ पे? 2 तरह से देख रहे हैं। एक हम लोग देख रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा देख रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख रहे हैं। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, द कार्बोहाइड्रेट which can reduce failing solution or tolerance reagent are called reducing sugar। आप अगर वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सुनने में आया होगा क्या चीज? फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट।
तो यहाँ पे क्या होता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है, उसको रिड्यूस कर दे, क्या करे, उसको रिड्यूस कर दे। तो रिड्यूस कर देगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आए ना कि दो सॉल्यूशन, जो हम लोग को फेलिंग सॉल्यूशन होता है और टॉलेंस सॉल्यूशन होता है, अगर इसको क्या करें, रिड्यूस कर दे, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल होगा, तो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल जो है वो हम लोग को है माल्टोज, फिर है हम लोग को लैक्टोज। अगर माल्टोज और लैक्टोज को अगर यहाँ पे हम लोग इसके साथ करवाया जाए रिएक्शन, तो ये क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। ये सारा चीज एग्जांपल हम लोग को क्या कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारा चीज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। तो उतना हम लोग अंदर तक नहीं जान रहे, सिर्फ हम लोग को जानना है कि आखिर काम क्या करता है, बस उतना ही हम लोग को काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जिस समय हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसमें देखा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है इसको भी समझ गए, जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को पूरा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अरे भाई, तो उसी तरह से वहां पे जैसे हम लोग शुगर और नॉन शुगर को डिस्क्राइब किया, उसी तरह से रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें क्या होगा, नॉन का कहने का मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पर उसी तरह बोलेंगे द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नोट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या कर सकता है, जो हम लोग को फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, तो वैसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। बस में, तो उसमें रिड्यूस करता था फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस नहीं करेगा, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं। जैसे कि अगर सुक्रोज ले लेते हैं, क्या चीज, सुक्रोज। अगर सुक्रोज का अगर यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट या फिर आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रखेंगे, तो वो क्या करता है, उसको किसी तरह से रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये भी तो हम लोग को क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। बात समझ में। चलिए, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, जो कि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का अगर पूछता भी है कि आपका व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को लिख लीजिएगा पहले। उसके बाद अगर उसका क्लासिफिकेशन अगर पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट को किस किस बेसिस पे उसका क्लासिफाई किया गया है, या फिर अगर डिस्क्राइब करने बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसके लिए आपको तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो तीनों का आप क्या कीजिएगा, पूरा बारीकी से जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं, तो उसी तरह से आप वहां पे डिस्क्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत आसान है, आपको लगा भी होगा बहुत आसान टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हम लोग डिटेल में कोई यहाँ पे चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर को दिमाग में लोड करवाया जाता है कि कैसे कैसे होता है। जैसे कभी ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, इसमें जो हम लोग को कार्बन की संख्या होता है, उसमें हम लोग को 5 मतलब 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें हम लोग 4 के लिए पढ़ते हैं, 5 के लिए पढ़ते हैं, इस तरह से बहुत सारा देखते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, इस सारा चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग वो सारा चीज अभी पढ़ने का मौका नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं है। अगर समय रहता तो हम लोग उस सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते। लेकिन अभी हम लोग को मेन फोकस किसमें करना है, बोर्ड एग्जाम में करना है, जिससे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। क्योंकि अगर मार्क्स अभी आ जाएगा तो बाद में भविष्य में हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे उतना डिस्क्राइब करके, ठीक है ना। लेकिन अभी मेन मकसद जो है उसको हम लोग पहले काम कर लेते हैं। तो इसी वजह से उतना नहीं बताया जा सकेगा अभी इतना में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मतलब कि वन शॉट वीडियोस में ही पूरा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को कवर करने की। तो उतना हम लोग को एक लेक्चर में हो नहीं पाएगा, उसके लिए हम लोग को 6-7 लेक्चर बनाना पड़ता है अगर पूरा अच्छा तरीके से चैप्टर को समझना चाहते तो। मतलब में, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग से अच्छा से उसको डिस्क्राइब करके बताना पड़ता था। लेकिन अभी हम लोग को पाबंदी है वहां पे टाइम का, तो इससे चलते जैसा हम लोग को हो पा रहा है उतना हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब टेंशन मत लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ेंगे अभी कुछ समय पहले, मतलब कुछ समय बाद। तो इसी चलते सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो हम लोग को इस तरह से फैलाएंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो रहता है क्या चीज, नीचे से क्या होता है, देखिए आप इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले 6 को यहाँ पे कार्बन लगा लीजिएगा, 6 को हो गया। अब नीचे क्या होता है, CH2OH रहता है, और यहाँ पे एल्डिहाइड होता है। क्या होता है यहाँ पे, एल्डिहाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को जो OH सभी में रहता है, तो इसका कहने का मतलब हम लोग 2 तरीके से मिलाते हैं। क्या चीज यहाँ पे लगाते हैं,
तो राइट राइट लेफ्ट राइट, आप याद रख लीजिएगा कैसा रहता है OH उसका सो राइट राइट लेफ्ट राइट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या करते हैं हम लोग अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड जो यहाँ पे रहता है, अगर हम लोग बोल रहे हैं ना, अगर ये जो हम लोग चैप्टर है इसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। कि अभी आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप अच्छा तरीके से देखेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस तरह से अभी आपको बताया जाता है कि अगर इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है और उसमें अगर राइट साइड रहता है OH, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, तो उसको हम लोग राइट साइड जो रहता है उसमें हम लोग डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना था, उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं, बस आप समझ जाइएगा जो ग्लूकोज का होता है स्ट्रक्चर वो हम लोग को ऐसा रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का कुछ कुछ रिएक्शन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। और ये आपका टॉपिक्स यहाँ पे दिया भी गया है, जैक बोर्ड का जो सिलेबस अगर रिड्यूस किया है तो उसमें पर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट जो इसका रिएक्शन है उसके बारे में भी वहां पे चर्चा किया है, तो उतना भी टफ नहीं है, आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को यही चीज है, ठीक है। आपको तो पता चल गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज है, क्या कर रहे हैं डायरेक्ट हम लोग इसी से हम लोग सभी चीज को रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम लोग करेंगे किससे, तो HI जो कि किसके प्रेजेंट में, तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में उससे रिएक्ट कराएंगे तो उससे क्या होगा। फिर देख रहे हैं NH2OH जिसको हम लोग ऑक्साम बोलते हैं, तो उससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखेंगे। फिर उसी तरह से अगर हम लोग Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर जिसको बोला जाता है, अगर इससे हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम लोग HNO3 से करेंगे तो उससे हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो फिर अगर ग्लूकोज को हम लोग HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर यदि हम लोग ग्लूकोज का देखिए ये रिएक्शन आप एक पेज में अच्छा से लिख लीजिएगा, और इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया हूं ना, इसी तरह से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आपको तो बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह का नोट्स अगर PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे दिया हुआ रहेगा, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वहां पर जाकर के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को अगर परेशानी हो रही है वहां तक लिंक तक पहुंचने में, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डायरेक्टली वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो उस तरह से आप वहां पे PDF को भी पूरा वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहां पे आप प्राप्त कीजिए और वहां पे अच्छा तरीके से फेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सिर्फ मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे लिखने में भी थोड़ा समस्या हो रहा होगा, तो आप वहां पे PDF के फॉर्म में रहेगा तो आपको लिखने में बहुत आराम लगेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को मतलब रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, तो HI और किसके प्रेजेंस में, तो रेड फास्फोरस के यहाँ पे प्रेजेंस में। तो आप आज के बाद गांठ बांध कर रख लीजिए, ठीक है। अगर यदि हम लोग एल्कोहल जो हम लोग यहाँ पे क्या रहता है, जो हम लोग को ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को अगर हम HI जो कि हम लोग रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ जितने हम लोग को कार्बन का चेन रहता है, आपसे पूछते हैं कितना होता है ग्लूकोज में कार्बन का संख्या, तो आप बोलेंगे 6 होता है, ठीक है 6 होता है। तो उसी को क्या होता है हम लोग अगर 6 कार्बन यहाँ पे रहेगा और इसके साथ हम लोग जो OH है फिर एल्डिहाइड जो है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग HI और रेड फास्फोरस के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या रहता है कि जितना हम लोग को कार्बन का चेन होता है, कितना हम लोग को, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का ही यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाता है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल उसका चेन बन जाता है, क्या बन जाता है, नॉर्मल उसका चेन बन जाता है, सिंपल यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन लगा दिए, बाकी जितना OH था सभी को हटा दिए और सभी की जगह हम लोग क्या लिख दिए, HH हम लोग जोड़ते हुए चल जाए। तो ये जो हम लोग को 6 कार्बन था उसी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल में बन गया, और सिंपल में बन गया हाइड्रोकार्बन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन यहाँ पे बोलते हैं। कोई दिक्कत याद है नहीं, तो आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज को जब भी हम लोग HI या फिर रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, हम लोग को हेक्सेन बन जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन, जब भी हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे रहता है क्या चीज, जो हम लोग का ग्लूकोज होता है उसको अगर हम लोग ऑक्साम के साथ रिएक्शन करवाते हैं NH2OH के साथ, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट होता है, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हुए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जिस समय आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। इसके बाद ही हम लगता है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो वहां पर भी आपको अच्छा तरीके से समझा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को जो ये चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स, आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के बाद, अमीन पढ़ने के बाद ही यार, मतलब कि आपको यहाँ तक पहुंचने से पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना होता है, तब आपको यहाँ पे रिएक्शन वगैरह सारा कुछ अच्छा तरीके से समझ में आता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझे हुए रहिए,
और अच्छा तरीका समझना है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप अच्छा तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग ऑक्साम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उस समय अगर हम लोग को कीटोन या तो फिर एल्डिहाइड दिखता है, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन का जो H2 रहता है, मतलब हाइड्रोजन जो रहता है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, और जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन और इसका जो हाइड्रोजन होता है, सो दोनों आपस में मिल करके क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है और ये कार्बन के साथ क्या हो जाता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली रूप से जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हम लोग को यहाँ पे ग्लूकोज है, इसमें देख रहे हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में क्या दिखा हम लोग को, एल्डिहाइड दिखा। अब एल्डिहाइड दिखा, यहाँ पे ऑक्साम दिखा, मतलब NH2। अब यहाँ पे 2 गो H2 है और यहाँ पे क्या है, एक हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, वाटर हम लोग को बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और इसमें कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना देता है, तो डबल बॉन्ड बना लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितना था, डबल बॉन्ड, तो ये जो कार्बन होता है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, बाकी सारा चीज उसी तरह से रह जाता है। तो वहां पे देखिए, यहाँ पर देखें कि नीचे देखिए CH2OH था, तो यहाँ पर CH2OH हो गया। ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला जुड़ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या जुड़ गया, कार्बन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद साथ क्या जुड़ गया, NOH जुड़ गया। यहाँ पे H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया वाटर के रूप में। अब यहाँ पर देख रहे बीच में कितने कार्बन बच गया, 4 कार्बन बच गया। तो इसी चलते डायरेक्ट सभी क्या है, CHOH है। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे CH2 लिखा गया है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। और कितना संख्या में हो जाएगा, यहाँ पे 4, एक ऊपर एक नीचे और 4 यहाँ हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 6 हो गया। तो बस ये ही हम लोग को क्या हो जाता है, अगर ऑक्साम के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज को, तो जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज ऑक्साम बनता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन उसका। तो थर्ड रिएक्शन हम लोग को अगर उसको ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये हम लोग को मिल्ड मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो एल्डिहाइड रहता है, क्या करता है, एल्डिहाइड, तो उसी को सिर्फ क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल पाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन कहाँ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर आपको दिखा क्या चीज, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ऊपर दिखा, तो इसको अगर हम लोग को ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपका किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए 6 कार्बन हो गया, नीचे CH2OH हो गया, और यहाँ पर CHOH जो है ये 4 को संख्या में था, तो यहाँ पे 4 रह गया। अब ऊपर जो हम लोग को एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड किस में बदल गया, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, ठीक है। चलिए, तो इसका जो नामकरण होता है, इसका नामकरण क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है वही सिर्फ क्या होता है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल पाता है। कोई दिक्कत आता है नहीं। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग HNO3 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, किसके, तो HNO3 के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, जो कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो हम लोग को 1 डिग्री होता है, क्या चाहिए हम लोग को, जो हम लोग को 1 डिग्री जो रहता है, हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल होता है, या तो फिर आपका कार्ब मतलब जो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मिल्ड जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वही तो आपको कार्बोक्सिलिक में बदल दे रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं बदल पाएगा। तो वहां पे जहां पे आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन देखेगा तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं ब्रोमीन वाटर में यहाँ पे आपका एल्कोहल में किसी तरह का वहां पे कोई प्रभाव डाला नहीं था। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग जो होता है हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोग को क्या करता है, अगर आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल जो रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला आपको क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को भी क्या करता है, तो मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में वो डायरेक्टली बदल देता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे था, यहाँ पे बीच में 4 को यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो OH था, जो आपका अल्कोहल था, वहां पर आपको 2 डिग्री था, कितना था, 2 डिग्री। इसी चलते 2 डिग्री को किसी तरह से वो छेड़छाड़ नहीं कर पाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि एल्डिहाइड था, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तो आराम से बदल दिया। नीचे जो आपका 1 डिग्री जो अल्कोहल आता है उसको भी क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, और इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकेरिक एसिड यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों में अंतर, कि ये हम लोग को जो ब्रोमीन वाटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ वहां पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन को सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल पाता है, लेकिन यही हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं तो वो हम लोग को जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा वो हम लोग को एल्डिहाइड कीटोन को तो बनाएगा ही, साथ ही साथ जहां हम लोग को 1 डिग्री मतलब अल्कोहल दिखा उसको भी क्या करता है, वो आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है।
अब हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज को अगर हम लोग HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनेगा। तो HCN के साथ जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या करता है, सो देखिए, तो हम लोग को वहां पर देख रहे हैं कि हम लोग को डायरेक्ट वो क्या बनाता है, तो हम लोग को ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना देता है। अब ये करता क्या है, तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कहीं भी किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करता है, बशर्ते यहाँ पर जो हम लोग को एल्डिहाइड रहता है, क्या चीज, एल्डिहाइड जो रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जैसे HCN था, क्या चीज था, HCN, अब यहाँ पे CN अटैक करता है कार्बन पे, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ था ना आपका ऑक्सीजन, वो क्या क्या होता है, तो चेन खुल जाता है, तो वहां पे नेगेटिव आ जाता है। अब नेगेटिव आ जाता है तो इसका जो H+ होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और CN तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो यहाँ पे HCN है वो टोटल इसी में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वहां हम लोग को H जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, CN जुड़ जाता है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही था आपका यहाँ पे कितना हो गया, 6 थे ना, 2 4 1 5, 5 सिर्फ यहाँ आपका क्या है, रिएक्शन है जो कि ग्लूकोज से करवाना था। तो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप ये पांचों रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत आसान है। अब तो देखते के साथ समझ जाइएगा, है कि नहीं, कि करना क्या है। आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश की है। और जो जो रिएक्शन है, जैसे कि ये सारा जो ऑक्साम हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग और वीक वाला जो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारा चीज हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको और अच्छा तरीके से रिएक्शन अच्छा तरीके से समझ में आने लगेगा, अच्छा कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि उतना टफ तो है नहीं और मैं आपको अच्छा तरीके से समझाने की भी कोशिश किया है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज के साथ जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की ज्यादा चांसेस होती है, वो सारा चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो चलिए वो सारा चीज देख लीजिएगा। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या क्या, तो प्रोटीन बच गया, विटामिन बच गया और न्यूक्लिक एसिड बच गया। तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बाद जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो हम लोग प्रोटीन को करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, प्रोटीन को। तो ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए प्रोटीन का डिफिनेशन क्या है, सो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटीन आर हाई मोलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, हाई मोलिक्यूलर मास होता है, जो कि अमीनो एसिड के जो बायोमोलिक्यूल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से रहता है। क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो हाई मोलिक्यूलर मास होता है और वो जो होता है वो अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में, जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑल लिविंग सेल्स में। हर एक जितने भी जीवित प्राणी जो रहते हैं उसके हर एक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है इसको समझ गए कि प्रोटीन जो होता है वो हाई मोलिक्यूलर मास होता है, जो कि क्या होता है, तो अमीनो एसिड के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो सभी लिविंग सेल्स में वो मौजूद होते हैं। बात समझ में आए? तो ये होता है आपका प्रोटीन्स। अगर इसी को दूसरा लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रोटीन को क्या बता सकते हैं कि लार्ज चेन ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन, कि अमीनो एसिड के जो लार्ज चेन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि अमीनो एसिड, यहाँ पर भी चर्चा हुआ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड आखिर है क्या, तो उसको सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको कभी प्रोटीन का डिफिनेशन पूछता नहीं, बशर्ते आपको जानना जरूरी था कि प्रोटीन आखिर होता क्या है। तो जो अमीनो एसिड होता है उसी का क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होता है प्रोटीन। ठीक है, जिसका मोलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और जो कहाँ पाया जाता है, तो वो सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और उसी को यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज में लिखा गया था कि अमीनो एसिड का जो लार्ज चेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पे अमीनो एसिड, यहाँ पर भी अमीनो एसिड आया, अब नया टर्म आ गया अमीनो एसिड, तो आखिर है क्या अमीनो एसिड, तो उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अमीनो एसिड, देखते हैं अमीनो एसिड है क्या। तो द फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन बोथ NH2 अमीनो एंड कार्बोक्सी COOH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अमीनो एसिड। ये क्या बोल रहा है अमीनो एसिड, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वहां पे फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम लोग को क्या क्या रहेगा, तो उसमें हम लोग को अमीनो ग्रुप रहेगा और कार्बोक्सिलिक जो एसिड का रहता है, जो COOH जो लगा रहता है, तो वो दोनों क्या हो उसके स्ट्रक्चर में मौजूद हो, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। बात समझ में आए? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, जो फंक्शनल ग्रुप, वैसा फंक्शनल ग्रुप वहां पे जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चीज,
ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे कंटेन करता हो, तो अमीनो एसिड और कार्बोक्सी ग्रुप वहां पे कंटेन रखता हो अपने स्ट्रक्चर में, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, नीचे क्या चीज लिखा हुआ है कि NH2 ग्रुप इज इन अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू COOH, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। तो हम लोग तो ये समझ में आ गया कि हम लोग वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें हम लोग को दो फंक्शनल ग्रुप हम लोग को मौजूद रहेगा। एक तो हम लोग को NH2 ग्रुप रहेगा जिसको हम लोग अमीनो कहते हैं, और एक हम लोग को COOH रहेगा जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को मौजूद रहेगा, तो वैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज डिसाइड हो गया, हम लोग को जो कंपाउंड रहेगा वहां पे NH2 भी रहेगा और COOH भी रहेगा। तो यहाँ पे फिर बताया गया था जो NH2 जो रहेगा, क्या चीज, अमीनो जो ग्रुप जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप, ये कहाँ पे मौजूद रहेगा, तो जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड लेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका जो अल्फा पोजीशन होगा, क्या चीज, अल्फा पोजीशन होगा, अल्फा पोजीशन में ही आपको क्या लगा हुआ रहना चाहिए, NH2 लगा हुआ रहना चाहिए। तो वैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग यहाँ पे लिए हैं एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि COOH भी है मौजूद और यहाँ पर देख रहे हैं NH2 भी प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे हम लोग दोनों फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग को चाहिए क्या चीज, कि जो NH2 ग्रुप हम लोग को लगाएंगे वो NH2 ग्रुप कहाँ पे लगाएंगे, तो अल्फा पोजीशन में। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोग को मेन चीज है, यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो इसी के आगे वाला हम लोग को क्या कहलाता है, अल्फा पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन कहला है और अल्फा पोजीशन में ही देखिए क्या चीज जुड़ा हुआ है, आपका NH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन के साथ इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है, कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन जुड़ेगा, हो सकता है कार्बन का चेन जुड़ जाए, बात समझ में आए, तो यहाँ पे कुछ भी आपका जुड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको अमीनो एसिड लिखना हो तब आप क्या करेंगे, तो अल्फा पोजीशन में ही आपको क्या करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप को लगाना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि NH2 भी रहे और COOH भी रहना चाहिए वहां। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह में आपको यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है, तो एल्डिहाइड रहेगा तो उसमें हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे उसको, कि वहां पे हम लोग क्या चाहिए, अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। बस में एसिड का ही मतलब क्या है कि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और अमीनो का मतलब समझ गए कि वहां पे NH2 रहेगा। ठीक है, तो आपका नाम से ही वहां पता चल जाता है। तो ये हो जाता है आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब उसी को देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे अल्फा पोजीशन में रहता है, इसी चलते इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बोले कि जो जी यहाँ पे लिखे हैं मतलब कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप हम लोग जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं उस ग्रुप की जगह आप यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, चाहे आप कोई भी यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि अमीनो एसिड में अगर यहाँ पर जो फंक्शनल यहाँ पे कोई भी ग्रुप जो जोड़ने बोले थे, यहाँ अगर हम लोग CH3 जोड़ते हैं, क्या चीज, CH3, तो ये जो हम लोग को स्ट्रक्चर बनता है ना, इसका नाम हम लोग को क्या होता है, तो अलाइनाइन हम लोग को होता है। क्या होता है, अलाइनाइन यहाँ पे हम लोग कहलाता है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग ये चीज नाम देते हैं। फिर उसी तरह से मान के चलिए यहाँ जो हम लोग बोल रहे थे ग्रुप को जोड़ने के लिए, वहां कोई ग्रुप नहीं जोड़ते वहां, बल्कि हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये हम लोग को सिंपल बन गया। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ग्लाइसिन। तो आपको हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर घुस जाता है क्वेश्चन, तो आपका थोड़ा सा मार खाएगा, तो इसी चलते वहां पे आपको ये दोनों एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा ये ग्लाइसिन को ज्यादातर यहाँ पे याद करने का। तो ग्लाइसिन का हो सकता है स्ट्रक्चर कहीं पूछ सके, बात समझ में, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन मे भी कहीं पूछ दिया, तो इसी चलते आप ग्लाइसिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ठीक है, ग्लाइसिन जो है वो भी आपका अमीनो एसिड का ही टाइप है। ठीक है, जिसमें वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इतना रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो ये सारा हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिया और आपको पता भी चल गया अमीनो एसिड होता क्या है। ठीक है, चलिए, जिसमें वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे हम लोग CH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी मौजूद हो और अमीनो एसिड भी मतलब अमीनो वहां पे भी हम लोग को क्या हो, मौजूद हो, मतलब NH2 ग्रुप और हम लोग को COOH बॉन्ड वहां पे बना हुआ रहेगा। ठीक है, और जो अमीनो जो रहेगा, जो हम लोग को NH2 रहेगा, वो कहाँ हम लोग जोड़ते हैं, अल्फा पोजीशन में उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अमीनो एसिड के बारे में हम लोग जान गए, तो अमीनो एसिड का भी यहाँ पे कई प्रकार है। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रकार है, कैसे उसको डिवाइड किया गया है, वो सारा चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि अमीनो एसिड जो यहाँ पे बताने जा रहे हैं, अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इसको और विस्तार पूर्वक से हम लोग को पढ़ना था, लेकिन वो सारा चीज हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। तो जितना जरूरत है उतना ही हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास समय कम है और ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा, जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं।
है कि नहीं। हालांकि हम लोग को पढ़ना चाहिए था पूरा डिटेल में, लेकिन जो जब पढ़ना है तो उस समय पढ़ लेंगे बाद में भी, बात समझ में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस किस में करना है हम लोग को, बोर्ड एग्जाम में ही फोकस करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का जो टाइप होता है किस किस आधार पर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, तो देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप। तो हम लोग को जो अमीनो एसिड को जो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, तो वो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है कि कितना नंबर में आपका क्या चाहिए यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वहां पे COOH वो कितना लगा हुआ है और NH2 ग्रुप वहां पे कितना लगा हुआ है। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्या किया है, तो अमीनो एसिड का वहां पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उसमें जो इसके आधार में जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे जो ग्रुप है उसके अनुसार जो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें आपका क्या चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप का यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है, तो अमीनो एसिड हैविंग equal number of COOH and NH2 group are called neutral amino acid। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, तो वैसा हम लोग को अमीनो एसिड जिसमें हम लोग को क्या क्या प्रेजेंट हो। तो हम लोग जानते हैं अमीनो एसिड आ गया, इसका मतलब है कि COOH भी प्रेजेंट रहेगा और NH2 भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वहां पे जो नंबर रहेगा ना कि कितना वहां पे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, मान के चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, चाहे आप ग्लाइसिन का ले सकते हैं। तो मान के चलिए ये जो ग्लाइसिन लिए है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ NH2 ग्रुप तो एगो है, और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोक्सिल जो हम लोग का ग्रुप होता है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, मतलब दोनों कितना है, बराबर है। और बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हम लोग को न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक मीडियम है और ना ही बेसिक मीडियम। अगर ये संख्या जो कार्बोक्सिल जो यहाँ पे ग्रुप है ये अगर हम लोग को ज्यादा हो जाता है तो ये हम लोग क्या चाहिए, एसिड, और एसिड यहाँ पे और 1-2 को लगा देंगे तो इसका कहने का मतलब एसिडिक वहां पे क्या हो जाएगा, मीडियम बढ़ जाएगा, तो इसी चलते उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। और अगर यदि हम लोग को NH2 ग्रुप हम लोग को ज्यादा बढ़ जाएगा, और हम लोग जानते हैं NH2 क्या चाहिए हम लोग को, बेसिक मीडियम है, तो इसी चलते अगर इसका संख्या अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो इसका कहने का मतलब कि एसिडिक हम लोग को घट जाएगा, तो बेसिक हम लोग को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक अमीनो एसिड बोलेंगे। बस वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रल क्या होता है, एसिडिक क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूट्रल अमीनो एसिड में कि नंबर ऑफ जो वहां पे रहेगा ग्रुप का जो COOH और NH2 का, वो दोनों इसमें क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। 1 है तो 1 ये भी रहेगा, अगर ये 2 लगा रहे हैं तो ये भी हम लोग को क्या रहेगा, 2 प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि उसका एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं किसका, ग्लाइसिन का, फिर एलेनाइन का। तो ऊपर हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखें कि यहाँ पे दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, बराबर बराबर में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड में, किसमें आ जाते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड में। तो इसको क्या कहेंगे, अभी आप समझ गए कि उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वो हम लोग को ज्यादा हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा होगा। देखिए अमीनो एसिड हैविंग मोर नंबर ऑफ COOH देन NH2 ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। वही चीज बोला कि COOH जो होता है हम लोग को ग्रुप वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, तो NH2 ग्रुप के तुलना में। तो ये ज्यादा और ये कम, तो एसिड वाला ज्यादा हो गया तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे चलते ये जो अमीनो एसिड होगा वो कैसा हो जाएगा हम लोग को, एसिडिक अमीनो एसिड। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या क्या है, सो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग को क्या चाहिए, एस्पार्टिक एसिड है, और हम लोग को क्या चाहिए, ग्लूटोनिक एसिड है, ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड में, किसमें आ जाता है, बेसिक अमीनो एसिड। तो आप बोलेंगे क्या सर, अब ये तो हम जान रहे हैं पहले से ही, क्या कि हम यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि NH2 ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और COOH ग्रुप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड कम होगा तभी तो हम लोग को बेसिक मीडियम होगा। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड हैविंग मोर नंबर ऑफ NH2 देन COOH ग्रुप आर कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। और इसका जो हम लोग को एग्जांपल होता है वो हम लोग को क्या चाहिए, हिस्टडीन होता है, फिर हम लोग को क्या होता है, लाइसिन होता है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग 2 एग्जांपल यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं कि जो हम लोग अमीनो एसिड को जो क्लासिफाई किया गया है, हम लोग तो वहां पे नंबर के अकॉर्डिंग देख लिए, और फिर इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो हम लोग एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या कहलाता है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, तो क्या होता है देखते हैं। तो द अमीनो एसिड which can not be synthesized by our body, therefore these must be supplied through diet is called essential amino acid। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसे अमीनो एसिड जो क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, मतलब निर्माण नहीं होता है, तो वैसे अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
तो उसको हम लोग को रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो हम लोग को जो होता है अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनता है क्या? नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो उसको हम लोग प्राप्त करना पड़ेगा अमीनो एसिड को। तो उसको जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग डाइट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। बात समझ में? भोजन उजन खाने से हम लोग क्या करते हैं, तो अमीनो एसिड का वहां पे निर्माण होता है। ठीक है, मतलब बाहर से हम लोग उसको लेते हैं, हमारे शरीर में वो हम लोग को निर्माण होता है क्या? नहीं। और जो हम लोग को अमीनो एसिड शरीर में अब नहीं बनता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो एग्जांपल है कि कौन कौन सा हम लोग का अमीनो एसिड होता है जो हम लोग बाहर से लेते हैं, डाइट के रूप में हम लोग यहाँ पे लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, हमारे बॉडी में नहीं निर्माण होता है, तो वो कौन कौन सा है? तो लाइसिन है, फिर हिस्टिडाइन है। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया यहाँ पे क्या चीज? एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए हम लोग को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पे देखिए हम लोग को मतलब ही समझ आता है, अमीनो एसिड का जरूरत, और यहाँ पर क्या हो जाता है? अमीनो एसिड का जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर जरूरत नहीं है तो कब जरूरत नहीं होगा हम लोग को बॉडी में? जब हम लोग को बॉडी में पहले से मौजूद हो। क्या चीज? हम लोग के बॉडी में जो चीज पहले से मौजूद रहेगा तो उसको बाहर से हम लोग को लेने को जरूरत है क्या? नहीं। तो अगर हम लोग को बाहर से अगर नहीं लेना पड़ता है तो उसी लिए हम लोग को क्या चीज है यहाँ पे लिखा हुआ? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग को एग्जाम्पल लेंगे वो हम लोग को बॉडी में बनता होगा, है कि नहीं? चलिए, तो वही चीज लिखा हुआ है, द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वैसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के द्वारा ही क्या किया जाता है? सिंथेसाइज्ड किया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है वहां पे, और उसको हम लोग कहीं से भी डाइट के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन से क्यों लेंगे जब हम लोग के बॉडी में ऑटोमेटिक पहले से ही निर्माण होता है। तो ठीक है, तो कौन कौन सा हम लोग को अमीनो एसिड वहां पे निर्माण होता है बॉडी में ही? तो वो हम लोग को होता है क्या चीज? तो ग्लाइसिन होता है, और अलानिन हम लोग को क्या हो जाता है वहां पे निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों, ये जो आपका है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि डिफाइन करने के लिए कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पे। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। एसेंशियल कहने का मतलब हम लोग को बॉडी में निर्माण नहीं होता है, और नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? तो अमीनो एसिड को प्राप्त कहां से करते हैं? डाइट के रूप में करते हैं, भोजन के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिएगा। फिर नॉन एसेंशियल का, कि वैसा अमीनो एसिड जो हम लोग को बॉडी में खुद क्या होता है? निर्माण होता है, और उसको हम लोग कहीं डाइट के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए, और यहाँ पे डिस्क्राइब, मतलब यहाँ पे हम लोग को डिस्क्राइब करना चाहिए था हम लोग को, और यहाँ पे टॉपिक था, लेकिन वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो सारा चीज में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग को रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जाम के लिए वही सब पे हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग को, जो हम लोग को एग्जाम में पूछते रहता है, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पेप्टाइड्स होता क्या है, फिर पॉलीपेप्टाइड्स होता क्या है। चल ठीक है, चलिए, तो देखिए पेप्टाइड आखिर होता क्या है, पेप्टाइड्स होता क्या है, इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 or more alpha amino acid is called peptides and bond formed between them is called peptide bonds। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि हम लोग वैसा कंपाउंड जो क्या रहता है, 2 या 2 से अधिक अल्फा अमीनो एसिड से क्या होता है? मिल करके बना हुआ रहता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेप्टाइड्स कहते हैं। बात समझ में? तो पेप्टाइड्स होता क्या है? तो वहां पे हम लोग 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड को क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलाते हैं। ठीक है, तो मिलाने के बाद जो हम लोग को कंपाउंड जो बना हुआ रहता है वही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे पेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जिस दौरान हम लोग को क्या होता है? दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये अमीनो एसिड ले लिया और ये यहाँ पे अलग अमीनो एसिड ले लिए। ठीक है, अब दोनों को क्या किए? आपस में मिला रहे हैं, तो दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद क्या होगा? इस दोनों के बीच में हम लोग को बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मतलब कि कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पेप्टाइड्स होता क्या? तो पेप्टाइड्स हम लोग क्या बोलेंगे? जब हम लोग 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड को क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? आपस में मिला करके एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड्स बोलेंगे। और पेप्टाइड्स बनाने के दौरान जो हम लोग को अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं? अमीनो एसिड लिए हैं। अब अमीनो एसिड कैसे होता है आप तो छांट लेंगे कि उसमें हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी रहना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग को अमीन वाला भी फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं NH2 भी है और
यहाँ पे COOH भी है, और इसमें भी देख सकते हैं कि NH2 है और COOH भी है, ठीक है। और ये भी अल्फा पोजीशन में NH2 है और यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अमीनो एसिड को, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड लिए तो दोनों को मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद ये जो हम लोग को कंपाउंड मिला, ये कंपाउंड हम लोग को क्या कहला रहा है, पेप्टाइड कहला रहा है। क्या कहला रहा है, पेप्टाइड। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों, यहाँ वाला जो हम लोग इधर जो हम लोग को था अमीनो एसिड और यहाँ पर जो इधर अमीनो एसिड था, दोनों को हम लोग एक साथ क्या किए, जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वही बॉन्ड को जो होता है यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बन रहा है, यही हम लोग को जो बॉन्ड बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है तो आप वहां पर डिस्क्राइब कर लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इस समय देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ वाला जो OH रहता है सो, और इसका जो NH2 का H रहता है सो, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या होता है, तो वाटर यहाँ से निकल जाता है, तभी तो वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था और इसका OH निकला था, तो वहां से निकल के H2 निकल गया और ये दोनों आपस में क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये था हम लोग को क्या चीज, पेप्टाइड्स। बात समझ में आए कि पेप्टाइड्स होता क्या है और हम लोग को जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हम लोग को क्या कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आया। तो चलिए ये हो गया हम लोग को टॉपिक। अब हम लोग को पेप्टाइड्स हम लोग पढ़ लिए, तो अब नाम आ जाता है हम लोग को दूसरा टॉपिक, पॉलीपेप्टाइड्स। क्या आ जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या था, पेप्टाइड्स, और पॉली कहने का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारा। क्या चीज, बहुत सारा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि इफ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो अमीनो एसिड रहता था वो आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाता था उसको हम लोग पेप्टाइड बोलते थे। लेकिन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड मतलब कि बहुत सारा अमीनो एसिड के मिलने से जो बॉन्ड बने, मतलब कि जो कंपाउंड बनेगा वही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कितना लिए हम लोग, 4 यहाँ पर हम लोग अमीनो एसिड लिए हैं, ठीक है। तो 4 अमीनो एसिड को मिलाने पर हम लोग यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबा जो हम लोग को लार्ज मॉलिक्यूल जो बना है, यही लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। मतलब कि बहुत सारे पेप्टाइड के मिलने से हम लोग का जो कंपाउंड बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे क्या चीज दिया है, तो देखिए डिफिनेशन समझिए। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों अगर आपस में जुड़ेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो पेप्टाइड मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर भी वही चीज बनाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए क्या करता है, तो सभी अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होकर के क्या होता है, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना अगर 2 जुड़ता था तो एक हम लोग को मॉलिक्यूल क्या निकलता था, यहाँ पे वाटर निकलता था। और यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 बराबर कितना निकल जाएगा, 3 को वहां पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइड प्रोडक्ट दिखाइए या ना दिखाइए, लेकिन आपको दिखा देंगे तो वहां पे आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आपका पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पेप्टाइड होता क्या है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड क्या कहलाता है, फिर आपको समझ में आया होगा कि पॉलीपेप्टाइड होता क्या है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इजी है, आप 1-2 बार अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक वहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को है यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया था, 2014 में भी शायद पूछा गया था, और आपके यहाँ पे मॉडल पेपर में भी दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 नंबर में ये पूछता है, तो पूछेगा तो आप क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से आप अपना बोर्ड एग्जाम में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा का जैसा, सो देखिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो फाइब्रस प्रोटीन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पर जो प्रोटीन, यहाँ पे जो हम लोग को प्रोटीन जो बना हुआ रहता है, इसमें कैसा रहता है हम लोग को, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर चेन बना हुआ रहता है, जो कि पैरेलल यहाँ पर एक दूसरे का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन होता क्या है, तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है वो हम लोग को क्या रहता है, तो स्फेरिकल में ये क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये कैसा रहता है हम लोग को, स्फेरिकल शेप में ये बना हुआ रहता है, कोई दिक्कत
नहीं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइब्रस प्रोटीन का सेकंड पॉइंट में कि हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड। ये जो आपका फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो एक दूसरे से, जो अमीनो एसिड जो होता है वो एक दूसरे से कैसा जुड़ा हुआ रहता है, तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और डाइसल्फाइड से वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो आपका जो रहता है क्या चीज, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो रहता है वो कैसा हम लोग रहता है, तो स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है वो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रहता है, और ये जो आपका ग्लोबुलर रहता है वो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन फाइब्रस जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो आपका सोल्यूबल होता है वाटर में। फिर उसी तरह से आप देख रहे हैं कि फाइब्रस प्रोटीन है से रिजिड होता है और इलास्टिक होता है, और लेकिन यहाँ पे ग्लोबुलर क्या रहता है, कोलाइडल इन नेचर रहता है। नेचर में कैसा रहता है, हम लोग को कोलाइडल रहता है। फिर इसमें देख रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन में कि डू नॉट अंडरगो डीनेचुरेशन। ये जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है ये आपका डीनेचुरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वही हम लोग देखते हैं ग्लोबुलर में, तो ये डीनेचुरेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइब्रस प्रोटीन का जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल भी आपको डिस्क्राइब कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन में दो टाइप होता है, एक केराटिन होता है और ये क्या होता है, मायोसिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं केराटिन में यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा उसका, तो हेयर हो जाएगा, नेल्स हो जाएगा। फिर इसी तरह से म्योसिन में क्या हो जाता है, तो मसल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग ग्लोबुलर में, तो ग्लोबुलर का जो हम लोग को रहेगा यहाँ पे एग्जांपल वो क्या क्या है हम लोग को, तो ग्लोबुलिन है, फिर इंसुलिन है, फिर अल्बुमिन है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये मायोग्लोबिन है। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल था किसका, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है, तो जो यहाँ पे पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो उसको हम यहाँ पे समझाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पूरा डिटेल में आपको जानना जरूरी था, जो कि हम वहाँ पे क्या किए, वो टॉपिक को स्किप कर दिए। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में आपको क्या रहता है, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मतलब कि डिफरेंस यहाँ पे पूछते रहता है, तो पूछते रहता है तो भैया इसको हम लोग को जानना जरूरी है। अब इसके अंदर अगर सभी चीजों को, अगर पॉइंट को अच्छा तरीके से पूरा मतलब कि एक्सप्लेन के साथ अगर समझना चाहते हैं तो भैया उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसी चलते उतना हमारे पास वक्त नहीं, तो इसी चलते वो सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या किए, थोड़ा थोड़ा स्किप कर दिए, और स्किप कर दिए तो फिर हम लोग को जो इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट वाला चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हालांकि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको किसी ना किसी तरह से इसको हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे का जो आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट तो उतना आसान है। ठीक है, और ये भी दोनों पॉइंट आपका आसान है, तो आप यहाँ पे 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सभी चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो आ जाता है आपका क्या चीज, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को डीनेचुरेशन यहाँ पे करना है। अब क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अ प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एट protein without changing in their chemical composition is called denaturation of protein। तो हम लोग को यहाँ पे जो denaturation प्रोटीन होता है वो हम लोग को क्या होता है, तो वो एक हम लोग को प्रोसेस है जो कि हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोटीन के जो हम लोग को फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसमें हम लोग को क्या करते हैं, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। और चेंज करने के दौरान हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, देखो हम लोग उसका चेंज क्या क्या करेंगे, उसके हम लोग फिजिकल और बायोलॉजिकल जो हम लोग को प्रॉपर्टीज रहेगा उसको हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन विदाउट चेंजिंग, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है उसके क्या चीज में, तो केमिकल कंपोजिशन में, मतलब जिससे उसका केमिकल कंपोजिशन जो पहले बना हुआ था उसी तरह से रहता है। हालांकि उसका जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो उस तरह से जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, तो बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को था, देखो हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, तो हम लोग को पढ़ना था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, खत्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या था, प्रोटीन भी खत्म हो गया। अब हम लोग को थर्ड पॉइंट में क्या था, न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे विटामिन में, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो अब हम लोग लास्ट पोजीशन में ही आने वाले हैं, तो धैर्यपूर्वक सभी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आखिर होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर
present in all living cells. They play important role in development and reproduction of all forms of life. They mainly use in protein synthesis एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए न्यूक्लिक एसिड होता क्या है सो, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीमर हम लोग को होता है, जो कि प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो सभी लिविंग सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर रहता है, बात समझ में आया ना। अब आगे देखिए, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हम लोग को न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल हम लोग को होता है, और क्या क्या करने के लिए, तो डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन करने के लिए। सभी प्राणियों में क्या होता है वो, तो वहाँ पे डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्या करता है, प्ले वहाँ पे करता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा था, दे मेनली यूज इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आपने सुना होगा कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या हो जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि डीएनए वगैरह ये सब में है ना, नाम तो थोड़ा सुने होंगे कि उसका गुण उसमें ट्रांसफर हो गया। तो वो सारा चीज हम लोग को किसके द्वारा होता है, तो वो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही होता है। ठीक है, यही न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या करता है, तो वो जो करता है वो तो सबसे पहले प्रोटीन का सिंथेसाइज तो करता ही है, प्रोटीन का निर्माण तो करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड का जो टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप का कौन कौन सा है, तो एक है हम लोग को डीएनए और दूसरा क्या है, हम लोग को आरएनए। ठीक है, अब यही जो हम लोग को न्यूक्लिक एसिड है ना, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक हम लोग यहाँ पे देखें कि प्रोटीन का भी निर्माण करता है और साथ ही साथ क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वो था न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का ही जो उसमें जो टाइप होता है उसका, वो हम लोग को दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है हम लोग को आरएनए। ठीक है, और जो बायोलॉजी के बच्चा होंगे उन्हें तो और अच्छा तरीका से ये सारा चीज समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होता है डीएनए और क्या होता है आरएनए और क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि बायोलॉजी में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पे अब हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में आता है वहां पे डीएनए और आरएनए को वहां पे डिस्क्राइब करने नहीं बोलता है, बल्कि वहां पे क्या बोलता है कि डिफरेंस लिखने बोलता है डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए के बीच में हम लोग को अंतर क्या है। हालांकि ये जो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सारा चीज यहीं पे हम लोग को टॉपिक में है इसका डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, यहीं से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, आपको अगर आएगा 3 मार्क्स में कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखने के लिए, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है सभी डिफरेंस को, उसी तरह से आप भी वहां पे लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है हम लोग को, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कोई दिक्कत आता है, बहुत आराम तरीके से ये सारा चीज का डिफरेंस लिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए में कि इट अकर्स मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये जो डीएनए होता है वो कहाँ पे हम लोग को होता है, तो वो हम लोग को जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहां पे ये पाया जाता है, बात समझ में। और ये जो आरएनए होता है, आरएनए, और ये जो होता है हम लोग को राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो हम लोग को जो सेल का जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो कैसा रहता है, तो द शुगर मॉलिक्यूल इज 2 डीऑक्सी राइबोज। इसका जो डीएनए का जो शुगर होता है, आपको देखो यहाँ पर कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि डीएनए का जो शुगर होता है, क्या चीज, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा अच्छा तरीका से कि डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो क्या होता है, तो 2 डीऑक्सी राइबोज होता है। क्या होता है, 2 डीऑक्सी राइबोज होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए में जो शुगर होता है वो शुगर का नाम बताइए, तो उसमें क्या लिखिएगा आप, 2 डीऑक्सी राइबोज। और उसी तरह से आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो उसमें आपका राइबोज होता है। मतलब आरएनए में राइबोज और इसमें क्या रहता है, डीऑक्सी राइबोज रहता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए आगे देखते हैं 4th पॉइंट में, द बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए आर। अब इसको देखिए, ये जो नामकरण है ये दोनों में से आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगा। अब इसमें देखिए, एक में जो डीएनए होता है, डीएनए के लिए आप याद रखिएगा एटीजीसी, क्या चाहिए याद रखिएगा, एटीजीसी। और इसमें क्या होता है, एयूजीसी। अब यहाँ पर देखिए ए और इसमें पर भी ए,
इसमें टी तो यहाँ पर यू, मतलब कि सेकेंड वाला क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए थर्ड में जी तो यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी देखिए सी तो यहाँ पर भी सी, मतलब एटीजीसी और एयूजीसी में से, मतलब कि ए जो इसमें पाया जाता है, जी जो पाया जाता है, सी जो पाया जाता है, वही चीज इसमें भी रहता है आरएनए में, बशर्ते यहाँ पे टी वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे पाया जाता है तो यहाँ पर यू वाला पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो यहाँ पर जो हम लोग को बेस जो रहता है, बेस जो डीएनए में पाया जाता है और जो बेस हम लोग को आरएनए में पाया जाता है, वो हम लोग को ये सारा चीज है। तो यहाँ पर जितने भी नाम है आप इसी तरह से याद रखिएगा, एटीजीसी और एयूजीसी में। ठीक है, तो नामकरण को यहाँ पर सभी को ए जी सी आप तो याद हो जाएगा, और वो तीनों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा तो टी से जो है उसको याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो यू से है उसको आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब आगे जाते हैं 5 पॉइंट में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इट ट्रांसमिट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर जो डीएनए होता है वो क्या करता है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसी को क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आरएनए का, तो आरएनए का जो यूज होता है वो क्या करता है, तो प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो मतलब कि जो आरएनए का काम होता है वो क्या करने का रहता है, तो उसका प्रोटीन बनाने का काम रहता है, और जो डीएनए रहता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये था आपका 5 पॉइंट आपका यहाँ पे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क्स में आते रहता है। ठीक है, तो वहां पे ग्लोबुलर और वहां पे क्या था आपका फाइब्रस प्रोटीन, तो वहां पे दोनों वहां पे डिफरेंस समझ लीजिएगा, और यहाँ पे डीएनए और आरएनए का यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, इतना ही हम लोग को पढ़ना था किसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखें न्यूक्लिक एसिड, तो हम लोग को अभी तक कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया, फिर हम लोग देखें प्रोटीन का भी खत्म हो गया, फिर देखें न्यूक्लिक एसिड भी खत्म हो गया, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था आपका डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, विटामिन। क्या चीज है, विटामिन, जो कि आपके बॉडी के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि ना, मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जितना भी ले रहे हैं सारा का सारा चीज हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें विटामिन। विटामिन आखिर क्या होता है, तो विटामिन आर द कंपाउंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ and maintenance of body. They are not formed inside body. It must be supplied in a small amount with diet. ये जो विटामिन होता है, क्या चीज, ये जो विटामिन होता है वो हम लोग को क्या होता है, तो वो हम लोग के बॉडी के लिए हेल्थ, नॉर्मल जो हेल्थ होता है, ग्रोथ होता है, और बॉडी के जो मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को क्या होता है, तो बॉडी का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरत होता है। बात समझ में आया? और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी। ये जो आपका विटामिन होता है ये आपके बॉडी के अंदर नहीं निर्माण होता है, या आपके बॉडी के अंदर पाया नहीं जाता है। तो इसको हम लोग प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो डाइट के द्वारा हम लोग लेते हैं, भोजन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, विटामिन को प्राप्त करते हैं। तो ये था आपका विटामिन का चर्चा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स। विटामिन जो होता है वो 2 टाइप का होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन होते हैं, तो एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा क्या होता है, फैट सोल्यूबल आपका विटामिन होता है। तो ये भी जो आपका है वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन आखिर होता क्या है, तो वैसे विटामिन जो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ना वाटर सोल्यूबल विटामिन, मतलब वैसे विटामिन जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो। फिर फैट सोल्यूबल विटामिन में कि वैसा विटामिन जो कहाँ सोल्यूबल हो, फैट में सोल्यूबल हो। तो वही चीज इसका डेफिनेशन में भी हो जाता है, दोज विटामिन विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो अब कौन कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल होता है, तो विटामिन बी, विटामिन सी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो विटामिन होते हैं वो आपका वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि फैट सोल्यूबल कौन कौन सा होता है विटामिन, तो दोज विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट इज नोन एज फैट सोल्यूबल, जो कि फैट में सोल्यूबल होता है, वैसे विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। जैसा कि इसका एग्जांपल क्या होता है, विटामिन ए। विटामिन ए जितने भी होते हैं वो सारे चीजें आपका क्या रहता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या चीज एग्जांपल लेते हैं, विटामिन सी। तो यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल हो जाता है कि वाई विटामिन सी डज नॉट सोल्यूबल इन आवर बॉडी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है,
और सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा एरर हो गया। यहाँ जो सोल्यूबल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टोर। क्या चीज होना चाहिए था, स्टोर। बात समझ में आया कि वाई विटामिन सी डज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, क्या आखिर हम लोग के बॉडी में विटामिन सी क्यों स्टोर नहीं रह पाता है। तो उसका आंसर क्या होता है, सो देखिए, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये तो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन में ही, कि जो विटामिन सी होता है वो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। सो इसलिए आगे देखिए कि दीज विटामिन लिव द बॉडी थ्रू यूरिन, दैट्स वाई विटामिन सी डज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। कुल मिला के यहाँ पे बस इतना जानिए, जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होने का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो विटामिन सी होते होंगे वो पानी में क्या हो जाता होगा, घुल जाता होगा। अब पानी में घुल जाना मतलब हमारे बॉडी में कहीं रहा क्या, नहीं रहा। तो वाटर में अगर कोई भी चीज घुल जाएगा तो वो क्या होता है, पेशाब के माध्यम से क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है अपने बॉडी से, ठीक है। तो इसी चलते जितना हम लोग को विटामिन सी होता है, खाते हैं तो रहता तो है उस समय के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, वो हम लोग को यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर चल जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर जो विटामिन सी होता है वो हम लोग को बॉडी में संचित नहीं रह पाता है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को क्वेश्चन में पूछता है कि क्यों आखिर हम लोग को विटामिन सी हम लोग को बॉडी में स्टोर नहीं रह पाता था। आप बता दीजिएगा कि जो विटामिन सी रहता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो कि हम लोग को क्या होता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसी चलते हम लोग को बॉडी में वो संचित नहीं रह पाता है। तो ये था आपका विटामिन के बारे में पूरा चर्चा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग एनसीईआरटी से ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया जाता है, आपको कभी कभी पूछेगा क्या कि विटामिन सी से कमी से आपको क्या क्या वहां पे बीमारी होती है। बात समझ, ये चीज आपको पूछेगा। या तो फिर कभी कभी आपको पूछेगा कि उसका सोर्सेस, कि मान के चलिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के क्या क्या मतलब कि कौन कौन सा रोग आपका हो सकता है। या फिर आपको पूछेगा कि मान के चलिए आपका ये जो बेरी है, क्या चीज है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे डेफिशिएंसी डाइजीज है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ जो ये सारा विटामिन है इसके कमी से होने वाले जो बीमारी है उसका नाम यहाँ पर दिया गया। तो आपको कभी पूछेगा कि बेरी पेरी जो होता है वो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विटामिन जो बेरी होता है वो विटामिन B1 के कमी से क्या होता है, उसका मतलब कि बेरी वहां पे होता है बीमारी। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। तो अगर कभी कभी बोलेगा कि विटामिन B1 के कमी से कौन कौन बीमारी होती है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा बेरी। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से आपको हो जाएगा वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस के, कि नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी पूछ सकता है कि उसका सोर्सेस, हालांकि सोर्सेस यहाँ पे पूछता नहीं, लेकिन हो सकता है सोर्सेस पूछ दे। तो इसी चलते आप सोर्सेस को भी यहाँ पे याद करने की कोशिश कीजिएगा कि विटामिन ए कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो फिश लिवर ऑयल से पाया जाता है, कैरोट से पाया जाता है, बटर और मिल्क से पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 हो गया, B12 हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। तब विटामिन के चाहे विटामिन ई कि कौन सा विटामिन कहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे और कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हम लोग के हो सकती है। बात समझ में। तो ये तीनों जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है इसको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। 1 नंबर का सवाल आएगा, लेकिन 1 नंबर तो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना। मान के चले आप टॉपर बनते हुए रहेंगे और आपका 1 ही नंबर में डिसाइड होता होगा टॉपर, तो उसमें कितना तकलीफ होगा आपको। इसी वजह से आप 1 नंबर के लिए यहाँ पे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इसको क्या कीजिए, पूरा अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो आपका होता है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया किसके बारे में, तो विटामिन ए के बारे में पूछा गया है। फिर उसी तरह से विटामिन सी जो हो जाता है, क्या चीज, विटामिन सी जो होता है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है विटामिन सी के बारे में। फिर उसी तरह से विटामिन डी भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन एच और विटामिन के भी हो जाता है जो कि नीचे है आपका। तो ये हो गया विटामिन ई और विटामिन के, तो ये भी दोनों आपका बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर देखिए ना, आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो यहाँ पे ये चीज तो आपको पूछा नहीं गया है, ये भी नहीं पूछा गया है। हालांकि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप जैसे कि 3-4 तो याद ही कर लेंगे, आपको ज्यादा तो है ही नहीं, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे लिस्ट ही है कि नहीं। तो 9 आपको तो बहुत सारा इसमें, जैसे विटामिन ए बहुत सारा को याद रहता है, फिर विटामिन B1 भी बहुत सारा को याद रहता है कि नहीं, विटामिन सी याद रहता है,
विटामिन के याद रहता है, विटामिन एच याद रहता है, बहुत कुछ कुछ याद होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये चार्ट को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपका बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या किए, तो जो क्लास 12 का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है और वही सबसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर किए। अब हम लोग को बच क्या गया, इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ताकि आप सभी को पता भी तो चले कि आखिर हम लोग के बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरा पिछले लेक्चर में जो पॉलीमर्स था उसमें भी मतलब कि नीचे कमेंट किए थे कि सर आपने तो बताया ही नहीं पॉलीमर्स चैप्टर का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, तो मैं क्या कर रहा हूं कि उसके लिए अलग से क्यों वीडियो बनाता। तो अब क्या हो गया मेरे पास, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स चैप्टर, वो दोनों को क्या करेंगे, एक साथ पूरा क्वेश्चन बैंक को हम लोग पूरा खंगालेंगे और दोनों में से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2006 से लेकर के 2020 तक, वो सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। आपसे बनता है कि नहीं बनता, और जितना हम यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाएं क्या इसी के अंदर से सारा कुछ आता है कि नहीं आता है कि नहीं, कोई टॉपिक तो हम लोग को उससे छूट तो नहीं गया, लेकिन उम्मीद है कि कोई भी टॉपिक हम लोग को छूटा नहीं है, इतना ही से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 नंबर पूरा पूरी सिक्योर हो गया, ठीक है। तो बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जो बच्चे हमारे चैनल में नए आए होंगे वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने जितने भी दोस्त होंगे उनमें से हमारे वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला और बुलंद होते रहे, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नए एक